अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद है। इंतखाबात का मामला और आज भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर समाअत होती रही है। इलेक्शन एक साथ कराने की दरख्वास्तें और इंतखाबात क्या 14 मई को होंगे या नहीं, ये सवालात सुप्रीम कोर्ट के सामने। और आज चीफ जस्टिस ने एक मरतबा फिर से सियासी जमातों को मौका दिया कि वो मुज़ाकरात कर सकें और मुज़ाकरात करने की हिदायत भी दी। सुबह जब समाअत हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुरान करीम की आयत और दुआ से इस समाअत का आगाज़ किया। उसके बाद चीफ जस्टिस ने सिराजुल हक को भी खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी आज रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने अपनी पार्टी का जो है वो मौक़िफ़ दिया। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो जमातें थीं, सियासी जमातें, उनके भी नुमाइंदगान जो पेश हुए, उसके बाद उन्होंने मौका दिया और कहा कि वो मुशावरत करके 4 बजे तक जो है वो आएँ और इस हवाले से जो है वो अदालत को आगाह करें। लेकिन 4 बजे हुआ ये कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो अदालत में गए और उन्होंने जाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस हवाले से मज़ीद वक्त मांग लिया। उन्होंने जाकर कहा कि कायदीन की मुशावरत जारी है, कुछ मज़ीद वक्त दिया जाए, जिस पर समाअत ताख़ीर का भी शिकार हुई। लेकिन बहरहाल अब अदालत ने इस केस की समाअत जो है वो 27 तारीख तक मुलतवी कर दी है। हुकूमत ये इशारे तो दे रही है कि ईद के बाद तमाम कायदीन मिलकर बैठेंगे, बात हो सकती है। लेकिन उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई उसमें हुकूमत की तरफ से एक बड़ा मुख्तलिफ पैगाम गया है। बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि बंदूक की नोक पर ये मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और मरीम नवाज़ का भी अब से कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर इसी तरह का मौक़िफ़ सामने आया है। और मौलाना फजल रहमान ने भी कहा कि इमरान खान से मुज़ाकरात करना पार्लिमान की तौहीन होगी। न इमरान खान को इसका अहल समझते हैं कि उनके साथ बातचीत हो जाए, हम उनको नाअहल समझते हैं। उनके जराइम की बुनियाद पर कोर्ट पहले उसकी बुनियाद पर फैसला दे ये शख्स जो है ये फला फला जराइम में मुलव्वस है और उसकी बुनियाद पर वो नाअहल है, जिसको हम मुल्क की सियासत के दायरे से निकालना चाहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट उसको सियासत का महवर बनाने की कोशिश कर रही है। एक जमाना था जब बंदूक के साए में हमें कहा जाता था बातचीत करो, आज हमें हथौड़े के सामने कहा जा रहा है कि आप मुज़ाकरात करें और बातचीत करें। फिर किस शख्स से हम बात करें? वो शख्स जो कहता है कि मैं इलेक्शन के नतायज आने के बाद फैसला करूंगा कि मुझे नतायज तस्लीम है या नहीं। डायलॉग पार्लियामान के बाहर होना नामुमकिन है। किसी और इदारा में सियासी बातचीत करवाना, इस पे हमारा इत्तेहाद में कंसेंसस बनाना मेरे ख्याल में मुश्किल हो। नो वन कैन नेगोशिएट विद अ गन टू देयर हेड। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि नेगोशिएशंस पे कंसेंसस होगा विद अ गन टू आवर हेड। अब दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात तो हो सकते हैं लेकिन आइन के तहत ही ये मुज़ाकरात होने हैं। आज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी बताया कि तहरीक इंसाफ और PDM का कोई राब्ता नहीं हुआ है। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत में भी बात की और फवाद चौधरी ने भी बात की। उन दोनों रहनुमाओं के इस बात पर जोर था कि ये मुज़ाकरात आइन के तहत ही होने हैं। वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं लेकिन जो भी बात होगी वो आइन के ऊपर होगी। तहरीक इंसाफ ने कभी गुफ्तगू से हम किनारा कश नहीं हुए। हमने हमेशा डायलॉग को फौकियत दी है, लेकिन आइन से इनकार नहीं हो सकता। हमें पार्लियामेंट की करारदादों की अहमियत से हम वाकिफ हैं, लेकिन पार्लियामेंट की करारदाद आइन पर हावी नहीं हो सकती। आपने टेम्परेचर को बढ़ाना है, आपकी मर्जी है। 12 महीनों से आपने देख लिया है, इससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आप टेम्परेचर्स को नीचे लाएं, बातचीत करें और बिल्कुल सही है। और जो भी होगा बातचीत, कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर बातचीत नहीं हो सकती। जो कंसेंसस भी होगा उसको लीगल कवर चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो चीजें जो हैं उनको हम इग्नोर नहीं करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की समाअत तो जारी है, लेकिन इंतखाबात के हवाले से कुछ बड़े सवालात हैं जो अभी भी हल तलब हैं। सबसे पहले तो इसमें फंड्स की दस्तयाबी का मामला है, उस पर आगे क्या पेशरफ्त होती है कुछ वाज़ेह नहीं है। फिर सिक्योरिटी के हवाले से तो आज तो चीफ जस्टिस ने भी कहा कि उनको ब्रीफिंग दी गई है, और ब्रीफिंग के बाद भी जो है उनका अभी तक तो यही कहना है अदालत का कि जो ऑर्डर है वो 14 मई का ही है। लेकिन सिक्योरिटी का जो मामला है इंतखाबात के लिए वो किस तरह से हल होगा, इस पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या वजारत दिफा वो सिक्योरिटी देगी जो इन इंतखाबात के लिए चाहिए? अगर दी जाएगी तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा? आज जो वजारत दिफा की दरख्वास्त थी उसको अदालत ने उस दरख्वास्त को अदालत जो है वो पहले ही मुस्तरद कर चुकी है। सियासी जमातें दूसरी तरफ इंतखाबात की तैयारी भी कर रही हैं। तहरीक इंसाफ ने आज बेशतर सूबाई हलकों के अपने उम्मीदवारों की नामजदगी का ऐलान कर दिया और उन्हें पार्टी टिकट जारी कर दी। लेकिन दूसरी तरफ अहम बात यह है कि मुस्लिम लीग नून ने ऐसा नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने भी कुछ हलकों के अंदर जहां जहां उनके उम्मीदवार हैं वहां पर उन्होंने टिकटों का ऐलान कर दिया है। ये सियासी जमातों की तरफ से भी बड़ा मिला जुला सा रद्द अमल इस वक्त देखा जा रहा है। आज रात 12 बजे तक इंतखाबी टिकट जो है वो जमा कराने की जो है वो डेडलाइन भी है। अब ये सियासी जमातें इंतखाबात जारी कर रही हैं, तो ये मामलात को लेकर क्या इंतखाबात अभी भी 14 मई को होते हुए नज़र आ रहे हैं? ये भी इशू है जिस पर हम प्रोग्राम के अंदर जो है वो बात करेंगे। और फिर इसके अलावा एक सवाल निगरान हुकूमतों के हवाले से भी है। तहरीक इंसाफ मुसलसल सवाल उठा रही है कि निगरान हुकूमतों की मुद्दत जो है वो ख़त्म हो गई है। क्या वाकई ऐसा है? क्या इसमें किसी भी किस्म की तौसी हो सकती है या नहीं हो सकती? अब इनका आइनी मैंडेट क्या होगा, उसका तयन कौन करेगा, इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ आज के प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद होंगे तारुफ करा देता हूँ। हसन खावर साहब तर्जुमान रह चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब हुकूमत के, मेरे साथ लिंक के ज़रिए मौजूद है। बहुत शुक्रिया हसन खावर साहब आपका। हसन रज़ा पाशा साहब चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल, सीनियर माहिर कानून है, वो हमें आज के इस बहस में जो है ज्वाइन कर रहे हैं। और फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो आज के इस बहस में हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं तीनों मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा लेकिन एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्या सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात होंगे या नहीं? क्या इलेक्शन 14 मई को ही होते हुए नज़र आ रहे हैं? और फिर निगरान हुकूमतों का मुस्तकबिल क्या है? इस पर हमारी आज की बहस है। हसन खावर साहब, फैसल करीम कुंडी साहब और हसन रज़ा पाशा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं हसन खावर साहब आपसे इस बहस का आगाज़ करता हूँ। ये क्या मुश्किल आपको क्या लग रही है इस वक्त मुज़ाकरात के हवाले से? सियासी जमातों के दरमियान को बहुत मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। सियासी जमातें एक दूसरे से बातचीत करती हैं चाहे जैसे मर्जी हालात हो, लेकिन आपको क्या लगता है पाकिस्तान में इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा रहमान, देखें बात यह है कि मुश्किल तो वैसे नहीं है और सियासतदानों के लिए तो बातचीत करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। मसला इस वक्त ये है कि जो कानूनी और आईनी है वो तो बड़ी वाज़ेह है। इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका हुआ है इस बारे में कि 14 मई को इलेक्शन करवाएंगे। अब 2-3 चीजें मुझे समझ आती है। एक तो ये है कि मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन में जाते हुए अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। वो घबरा रहे हैं इलेक्शन में जाने से, और जाहिर है कि वो ये चाहते हैं कि जितना टाइम मिल सकता मिल जाए। वो मिल नहीं रहा क्योंकि आइन में गुंजाइश नहीं है। एक बात तो ये है। अच्छा, दूसरा मुझे एक और चीज भी लग रही है। मुझे ये लगता है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ लोग शायद ये भी चाहते हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो ही जाए इस चक्कर में तो कोई हर्ज भी नहीं है। क्योंकि आप मुझे बताएं ना, इसमें तो कोई अक्लमंदी की हिकमत अमली तो नजर नहीं आती। एक वाज़ेह फैसला है और उस फैसले के ऊपर तो जाहिर है कि अगर अमल दरामद नहीं होगा तो वज़ीर आज़म जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। माजी में ऐसी मिसालें भी मिलती हैं। अब क्या जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसमें लोग चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो जाए? क्या ये उनकी अपनी जो फैमिली के हवाले से भी लोग बात करते हैं, मैं तो इनके अंदरूनी मामलात नहीं जानता कि क्या जो दूसरा फैक्शन है उसको फायदा है? क्या पीपल्स पार्टी कुंडी साहब बैठे हैं वो बताएंगे कि क्या इनकी पार्टी को फायदा है? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को आप देखें ना, एक ऐसी ऑप्शन के तौर पे हमेशा पेश किया गया है कि जी वो बड़े पैलेटेबल हैं एस्टेब्लिशमेंट को भी, बाकी लोगों को भी। तो जाहिर है कई लोग समझते होंगे इनकी अपनी साइड से भी कि अगर हट ही जाए तो क्या हर्ज है।
तो लेकिन और तो कोई रास्ता नहीं, क्योंकि इसमें ये बताइए, अभी नून लीग तो ऐसा लगता है कि शायद आमादा हो जाए, लेकिन ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो भी मौलाना फजल रहमान की तरफ से भी देखी जा रही है। अदालत के अंदर तो आज इन लोगों ने सबने बात की है, जो सियासी नुमाइंदे जो अपनी अपनी जमातों की नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने तो कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ कहा है ये पार्लियामान के अंदर होगी, ये शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, तो ये आपको किसी राजा रियाज से, हाँ, पार्लियामान के अंदर राजा रियाज से तो नहीं ना डायलॉग हो सकता। देखें, पार्लियामान के अंदर तो पीटीआई मौजूद नहीं है ना, तो पार्लियामान के अंदर राजा रियाज से डायलॉग करेंगे तो वो तो ये कहेंगे 2030 में कराएं इलेक्शन, हम सारे बैठे रहे असेंबलियों में, तो पार्लियामान के अंदर कैसे बात होगी। देखिए मैं आपको बताऊं, 2-3 ही रास्ते हैं ना। एक आइन का रास्ता है, आइन बड़ा वाज़ेह है, वो मानने से इनकार कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये 4-3 की बहस और ये जो सारी बात थी, अब 8 जजों का डिफरेंट मौकों के ऊपर वो भी फैसला आ गया, बात बड़ी वाज़ेह हो गई थी। अब ये सुप्रीम कोर्ट की हुक्म मानना है ना, ये तो नहीं कर सकते कि ना करें, नहीं मानेंगे तो डिस्क्वालीफाई होंगे। पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई मौजूद नहीं है, वहां पर राजा रियाज के नाम पर ऑपोजिशन बैठी है, तो मतलब फजल रहमान साहब का जाहिर है अपनी मर्जी तो होगी, लेकिन कोई चीज में से नेगोशिएट होता है ना। ऐसे अब आप ये कहें कि जी हमें आसमान से ताले तोड़ के ला दो, तो नहीं लाए जा सकते। अब जो हुकूमत के अंदर 1 साल किया है वो चीजें तो फिर आगे आनी है, ये तो एक सियासी कीमत तो चुकानी पड़ती है गलत फैसलों की। तो आपको लगता है कि ये कीमत चुकाने की तरफ मामला जो है वो जा रहे हैं। मैं ज़रा हसन रज़ा पाशा साहब, आप इसमें थोड़ी रहनुमाई फरमाइएगा, ये जो आज की समाअत हुई है जिसमें चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने एक मरतबा फिर से मौका दिया है सियासी जमातों को कि वो बात कर लें, मामला तय कर लें, कोई रास्ता निकाल ले, तो आप इस समाअत को किस तरह से देखते हैं, और फिर ये जो उज़र फंडिंग वाला है और सिक्योरिटी वाला है, कितना वैलिड हो सकता है इस वक्त अदालत के सामने कि मामलात आगे भी जा सकते हैं? देखें, मामला अब 90 दिन से बहुत आगे चला गया है, और इसमें कोई शक नहीं कि आइन की मंशा यही थी कि असेंबलियों के तहलील होने के 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं। ठीक है। और वो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक विंडो खुद खोली कि जब 30 अप्रैल का दिन दे दिया इलेक्शन के लिए, और लेटर ऑन फिर 14 मई तक आ गया। अब देखें, आपको याद होगा कि पिछली प्रोसीडिंग्स में 2 से ज़ायद मरतबा ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया था कि आप बिल के फैसला करें और बताएं, लेकिन साथ ही 1.5 घंटे या 2 घंटे के बाद जब कोर्ट रिज्यूम हुई तो फिर वो बात ख़त्म हो गई, जब पॉलिटिकल पार्टीज़ के लॉयर्स ने ये कहा कि जनाब हमारी कोई नहीं बात हो सकी, तो आप मेरिट पे फैसला करें। मेरिट पे एक फैसला आ गया, जो भी आया। अब जिस तरह पीटीआई के दोस्त ये फरमा रहे हैं कि ये अब कुछ लोग चाह रहे हैं पर ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं इनको भी नया होना है फलां भी, मेरा ख्याल है ये मामला अब बहुत पीछे रह गए हैं। आप देखें, आज जो हियरिंग हुई उस पर दो तरह का बेंच के आई बातें। एक ये कि जनाब 14 मई लास्ट है, हम इससे आगे नहीं जा सकेंगे, ठीक है जी। साथ ही वही मोअज़्ज़ज़ जज साहब फरमा रहे हैं कि अगर चेंज करनी है डेट तो ये सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है, ठीक है, ये भी हम मान लेते हैं। ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट अगर डेट भी दे रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सारा वो जो इख्तियार है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डेट भी ज़ाहिर चेंज कर सकते हैं, चूंकि आर्टिकल 190 इज वेरी मच क्लियर के जो भी ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो हर इदारे ने उस पर अमल दरामद करना है। ये आर्टिकल 190 की मंशा और रेशियो स्पिरिट यही है। तो अभी जो सूरत हाल आई है, अभी तक तो हमारी इतला के मुताबिक, ये शायद कुंडी साहब बेहतर बता सके, लेकिन हमारी इतला के मुताबिक अभी तक कोई सिटिंग नहीं हुई अपोजिशन की और हुकूमती इत्तेहाद की, तो मामला फिर कोर्ट में बैठे ही नहीं, बेंच बैठे ही नहीं, और 27 की हेयरिंग होगी। मुझे बताएं, अगर 27 की हेयरिंग होती है और 28 के कोई डायरेक्शन जारी होती है, तो फिर 12 दिनों में अभी कैसे इलेक्शन मुमकिन हो सकेगा? फंड्स नहीं रिलीज हुए, सिक्योरिटी इदारे आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, वो अपने कोई मैन पावर देने को तैयार नहीं है। अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बैलेट पेपर्स की छपाई का काम नहीं किया। मुझे नहीं लग रहा कि 14 मई को हो जाए इलेक्शन, मुमकिन नहीं है।
लेकिन एक चीज जो बड़ी खतरनाक नजर आ रही है, जिस पे तमाम पॉलिटिकल क़यादत को बैठ के ये जरूर सोचना चाहिए कि कल अगर कोई हुकूमत ऐसी आ जाती है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो वो अगले 5 साल जब उनके असेंबलियां डिसॉल्व होने का टाइम आता है तो वो कहते हैं जी कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो हम तो नहीं करा सकते। तो क्या फिर एक दफा लेकिन अभी इसी ये जानी के पाशा साहब, लेकिन अभी ज्यादा जो जोर है वो हुकूमत का इस बात पर हो गया है कि एक ही दिन इंतखाबात करवाए जाए। देखिए, अब अगर एक ही दिन इंतखाबात कराने का मुतालबा होता है तो उसके लिए तो फिर बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। मेरा ख्याल है सूबाई वज़राए आला से आपको असम्बलियाँ तोड़ने के इख्तियार जो है वो वापस लेने पड़ेंगे। शायद आइन के अंदर फिर आपको लिखना पड़े कि एक ही दिन, आइंदा से भी एक ही दिन के अंदर जो है वो एक ही दिन में इंतखाब होगा कौमी और सूबाई असम्बली का। तो ये तो बहुत मुश्किल काम नहीं हो जाएगा। मतलब सियासी तौर पर तो इसकी समझ आती है, लेकिन मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कानूनी तौर पर ये बहुत ही एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो जाता है कि एक ही दिन इलेक्शन होने और ये जस्टिफिकेशन कोर्ट मान लेती है। देखें, मैं जिस इदारे को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जी, हमने 17 अप्रैल को ऑल पाकिस्तान लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस यहाँ पे मुनक्कद की इस्लामाबाद में, और यूनानी मसली वहाँ कुछ डिसीजन लिए। उसमें भी हमने काफ़ी सोचो विचार के बाद यही बात हमने रखी कि इलेक्शन एक दिन ही होने चाहिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर्स बैठे और इलेक्शन एक दिन हो। देखिए, उसमें भी आइन की मंशा है, जहां पे आइन एक जगह पे कह रहा है कि असेंबलियां तैलीन होने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, वहां पे यही आइन ये भी कह रहा है कि जब भी जनरल इलेक्शंस होंगे इस मुल्क में तो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी। अब मुझे बताएं कि अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं 14 मई को 2 सूबों में, 2 सूबे मीन्स कि ये 80% ऑफ पाकिस्तान हो गया, तो फिर जब अक्टूबर में जब कौमी असेंबली तहलील हो जाएगी अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद, तो उसके जब इलेक्शन होने हैं 60 दिन के अंदर अंदर, तो उस वक्त तो केयर टेकर सेटअप नहीं होगा। नहीं, देखिए सर, मैं यही तो आपसे ना चाह रहा हूँ कि ये सियासी तौर पर तो मुमकिन है, लेकिन क्या ये आईनी और कानूनी तौर पर मुमकिन है कि इसको एज ए प्रिंसिपल इसको सेट कर दिया जाए कि इलेक्शन जो है वो एक ही दिन होंगे, या फिर अगर आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है तो आप रहनुमाई कीजिए हमारी, बताइए कि किस बुनियाद पर जो है वो। मैं इस पे रहमान साहब गुजारिश करता हूँ कि इस पूरे पॉलिटिकल क्राइसिस में सबसे बड़ी जो ज्यादती की है पीटीआई ने, वो ये की है कि कौमी असेंबली से इन्होंने इस्तीफे दे दिए। देखिए, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस था, चाहे उसका नाम आप साइफर का दें, अमेरिकी साजिश का दें, जो अब लंदन प्लान बन गया है, मैं उसमें नहीं पढ़ता, लेकिन एक इस तरह हुआ कि जिस अथॉरिटी ने, जिस ताकत ने आपको वो MQM, PMLQ और ये बाप और ये सारी पार्टीज आपको 2018 में दी हुई थी, उन्होंने उनकी जो हमायत है वो आपसे उठा के इधर कर दी। नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट पेश हुई, वो कामयाब हो गई। लेकिन आपको चाहिए था बीइंग डेमोक्रेटिक कि आप असेंबली में रह के आप फाइट करें। आप इस हुकूमत के अनडेमोक्रेटिक अगर फैसले जो आप समझ रहे हैं उनको रेजिस्ट करें असेंबली में रह के। आज आप मुझे ये बताएं कि आपने पहले इस्तीफे दिए, फिर स्पीकर साहब मंजूर नहीं कर रहे, आप कौमी असेंबली के बाहर एहतजाज कर रहे हैं और कह रहे हैं जी कि हमारे इस्तीफे मंजूर करें। स्पीकर कहता है जी मैं सबको बुलाऊंगा, आप कहते हैं जी हम हाजिर हैं। फिर अचानक यक लख्त आपको चेंज आई, आप कोर्ट में जब स्पीकर ने मंजूर किया इस्तीफा तो आप कोर्ट में चले गए जी ये तो हमारे इस्तीफे नहीं मंजूर होने चाहिए थे। कोर्ट ने आपके साथ बहुत मेहरबानी की कि वो स्पीकर की जो रूलिंग थी वो सस्पेंड कर दी। अब आप असेंबली के इस वक्त मेंबर हैं, बेटर सेंस अगर प्रिवेल करती है, इनको असेंबली में जाने की इजाजत देनी चाहिए। मैं हुकूमती इत्तेहाद से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वे मौका दें, आए यहां पे आप बेशक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दें, कम से कम ये चीजें सारी सेटल डाउन हो सकती हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है। आपको लगता है ये काम पार्लियामान में होगा? और अभी इस वक्त हम जिस एक मखमसे में हैं आईनी कानूनी तौर पर और सियासी तौर पर, तो इस पीटीआई के फैसले हैं इसके पीछे। मैं ज़रा ब्रेक के बाद हसन पूछूंगा कि इससे बाहर निकलने का रास्ता
क्या हो सकता है इस ब्रेक के बाद? ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि ये 14 मई की तारीख है, ये इंतखाबात के हवाले से अभी काबिल अमल नज़र आ रही है या नहीं। और फिर दूसरा अहम सवाल मुज़ाकरात वाला है कि मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे। हसन खावर साहब, ये प्रैक्टिकलिटी का जो एलिमेंट है, आपको पता है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी ऑर्डर था बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, अगरचे वो तो एक दिन का ऑर्डर था लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकलिटी अगर देखा जाए तो तकाजे पूरे हो जाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद रहता है बहरहाल 14 मई के हवाले से? बिल्कुल देखिए हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ने तो शेड्यूल जारी कर दिया हुआ है, उसके ऊपर तो कार्रवाई जारी है, सारा कुछ हो रहा है, तो वो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर तो बहाने बनाने हैं तो देखिए बात यह है, ये तो फिर रहमान कभी भी इलेक्शन नहीं ना होंगे। अगर कल को कोई और गवर्नमेंट आएगी, कभी कोई और मिनिस्ट्री लिख देगी, कभी प्रिंटिंग प्रेस बंद हो जाएगा कि हम बैलेट पेपर नहीं छाप सकते, कभी वो कहेगा जी नोट नहीं छाप रहे, कभी कुछ होगा, कभी कहेंगे जी वो मोहरें लगाने वाली सही खत्म हो गई, इलेक्शन नहीं हो सकते, फिर तो मुल्क को मजाक। लेकिन ये जो एक दिन इलेक्शन वाला आर्गुमेंट है, क्या आपको ये नहीं लगता कि आपका पूरा पार्लिमानी ढांचा अगर इस बुनियाद पर खड़ा है कि एक ही दिन इलेक्शन हो रहे हैं और निगरान हुकूमतें अलग हैं और जो हुकूमतें दूसरी हैं वो अलग हैं, तो एक मैं दिन आपको बताऊं, हाँ। मैं रहमान आपको ये बताऊं, ये मसला बदकिस्मती से ही है कि हम लोग ना अपने सियासी मुफाद के लिए जो है ना नेशनल इंटरेस्ट उसको भूलते जा रहे हैं। बात ये पाकिस्तान एक फेडरेशन है, यहाँ पर कई जो है, यहाँ पर आपके बलूची हैं, सिंधी हैं, पठान है, ये कोई वन यूनिट थोड़ी है। वन यूनिट का तो खमियाजा हम भुगत चुके हैं, ठीक, ये मुल्क भुगत चुका है। अब आप ये चाहते हैं कि आप सूबाई हुकूमतों से इख्तियार ले लें। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो पार्लिमानी निज़ाम का आपका बुनियादी ढांचा है ये उसका पार्ट है, और जिस हुकूमत का इलेक्शन होगा वहां पे केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी। अब अगर आपने एक दिन इलेक्शन करवाना है तो पता चले कि जी अगली दफा सिंध के अंदर कोई हुकूमत नहीं बना पा रहा, तो वो 5 साल क्या करेंगे? धागे से लटके रहेंगे कि जी ये केयर टेकर अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर आके 5 साल मामला चलाए सिर्फ इसलिए कि फेडरल गवर्नमेंट, तो ये तो पचगाना बातें हैं। चलो मुझे जरा इस बहस को समेटना, मैं जरा हसन रज़ा पाशा साहब से पूछ रहा हूँ। हसन रज़ा पाशा साहब, ये निगरान हुकूमतों का क्या बनेगा? ये तहरीक इंसाफ कह रही है 90 दिन हो गए तो ये ख़त्म हो गई हैं। मेरा ख्याल है इस पॉइंट पे तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट से रिजू किया था, बल्कि इनके एक बहुत बड़े अलाइड पार्टनर जनाब शेख रशीद अहमद साहब ने लाहौर हाई कोर्ट से रिजू किया था। मैं आज ही वो टिकट देख रहा था, उसमें ये था कि लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने वो उनकी खारिज कर दी कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर की तैनाती को, और उसको सारा चैलेंज किया। इवन अदरवाइज मैं गुजारिश करूँगा कि कोई नोटिफिकेशन में टाइम फ्रेमवर्क नहीं दिया गया कि ये कट ऑफ डेट है कि ये केयर टेकर सेटअप फलां तारीख तक रहेगा। मेरी समझ के मुताबिक ये चूंकि जिस रेशो या जिस स्पिरिट के को लेके केयर टेकर सेटअप बनाया गया है वो ये बनाया गया है कि जब नई असेंबली मर्ज वजूद में आएगी तो उस वक्त तक केयर टेकर सेटअप ने काम करना है। तो इसलिए अभी ना तो कोई एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने की जरूरत है और ना ही कोई नया नोटिफिकेशन जारी करने की जरूरत है कि एक नया आपके ख्याल में ये टिल फर्दर नोटिस ये लोग जो है वो मौजूद है। अच्छा, बहुत शुक्रिया हसन रज़ा पाशा जी। टिल फाइनलाइजेशन ऑफ इलेक्शन प्रोसेस ऑफ न्यू असेंबली। ठीक है, राइट। बहुत हसन रज़ा पाशा साहब, हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। माह रमज़ान का अख्ताम होने वाला है। ईद उल फितर पाकिस्तान में हफ्ते के रोज़ होगी। रमज़ान के महीने में हमने देखा है लोग बहुत खैरात करते हैं, सदका करते हैं, और ये बड़ी खुशाइन बात है। लोगों का जज्बा हम जो है वो देखते हैं। और लेकिन ये जो मुश्किलात हैं आम लोगों की या ज़रूरियात हैं जिनके लिए सब कुछ किया जाता है, उनकी मुश्किलात रमज़ान के बाद भी जारी रहती हैं। और एक मुस्तकिल निज़ाम के तहत इनकी इमदाद और इनकी जो हिमायत है, इनकी जो सपोर्ट है वो किस तरह से की जा सकती है, ये अहम सवाल है। और उसके लिए ऐसे इदारे बड़े अहम हो जाते हैं जो तंजीमी बुनियादों पर उस्तवार होते हैं और फिर एक मुनासिब तरीके से इन मामलात को आगे लेकर बढ़ते हैं, और इनसे जो लोग फ़ायदा उठाने वाले थे उनका भी मुस्तकिल फ़ायदा होता है। और अखुवत
एक ऐसा ही इदारा है पाकिस्तान के अंदर जो कि एक प्रेसिडेंट है, एक मिसाल है लोगों के लिए। 2001 से ये इदारा काम कर रहा है। ज़रूरतमंद हो, हुनरमंद हो, छोटे कर्ज़ों का मसला हो, सैलाब में लोगों को इमदाद की ज़रूरत हो, ये इदारा आगे आगे होता है। 5.4 मिलियन लोग इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। 180 बिलियन से ज़ायद ये कर्ज़ा बिला सूद, छोटा कर्जा जो है माइक्रो फाइनेंस का, वो लोगों में तकसीम कर चुके हैं। और इस मरतबा भी रमज़ान में इन्होंने बड़ी भरपूर मुहिम जो है वो चलाई है। और इनका अभी फोकस नौजवानों की, बच्चों की तालीम के ऊपर है, IT के ऊपर है। और उसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ अखुवत फाउंडेशन के सरबराह अमजद साकिब साहब लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद है। बहुत शुक्रिया अमजद साकिब साहब आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो हमें ज़रा ये बताइए, ये रमज़ान का महीना कैसा रहा, और फिर अखुवत का ये जो तालीम के फ़रोग़ के लिए कोशिशें हैं, ये क्या हैं और क्यों आप समझते हैं कि इस वक्त हमें इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है? मैं तो इसको इन्वेस्टमेंट कहता हूँ ये जो हम करते हैं। देखें जी, अखुवत के बारे में आप माशाल्लाह जानते हैं। बुनियादी तौर पर उस फ़लसफ़े को फिर हम उजागर करने की कोशिश करते हैं कि अखुवत का माखज़ है जो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं कि अगर मुआशरे में दो तरह के तबके हों, हैव्स और हैव नाट्स, उनके दरमियान अगर मवाख़ात या भाईचारा हो जाए तो पूरा मुआशरा खूबसूरत बन सकता है। तो यहाँ से फिर एमिनेट होता है अखुवत का सारा काम। तो इब्तदा में और अभी तक हमारा मेन फोकस जो है वो लोगों को इस तरह से अपना भाई बनाना है कि उनको हम भीख ना दें, बल्कि उनको इतनी रकम दे दें जिससे वो अपना कारोबार कर सकें और गुर्बत से निकलें, उनका बच्चा स्कूल जाए, उनको सेहत की सहूलत मिले और उनका घर बने। यानी अपनी उस इंटरप्राइज से वो इतने पैसे कमाएं कि वो प्रोडक्टिव सिटीज़न के तौर पर एक बाइज़्ज़त और एक बावकार शहरी के तौर पर रहें। वही फिर आगे टैक्स देंगे, वही फिर आगे मुल्क व मिल्लत की तामीर करेंगे। तो ये हमारा पहला बुनियादी काम है कि लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू फाइनेंशियल एक्सेस। ठीक। अब अल्टीमेटली हमारा मकसद तो मुआशरा एक ऐसा बनाना है जिसमें हर तरह की एक्सप्लॉयटेशन और हर तरह की गुर्बत का जो है वो इलाज हो। तो एक और रास्ता भी है जिसको हम कहते हैं तालीम। जहालत का ख़ात्मा नहीं होगा, अंधेरे का ख़ात्मा नहीं होगा, अदम तहम्मुल का ख़ात्मा नहीं होगा, अदम बर्दाश्त का ख़ात्मा नहीं होगा, तो मुआशरे नहीं बनते। सही। इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक इल्म से है। जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं है। तो फिर हमने कहा कि एक तरफ हमारा काम ये फाइनेंशियल कैपिटल की एक्सेस है, दूसरी तरफ हमारा काम इल्म का फ़रोग़ है। अच्छा, अब इल्म के फ़रोग़ में भी हमने फोकस कहा कि हम यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन जो बहुत महंगी है और वो गरीब लोग जो हैं उनके बच्चे आला तालीम, अच्छी तालीम, मयारी तालीम वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो यहाँ पर भी हमने उसी कर्ज़ हसन की स्ट्रेटजी को अप्लाई किया। हमने कहा कि आज पढ़ लो, 10 साल बाद फीस दे देना। 10 साल बाद दे देना। तो ये इस मॉडल के तहत हमने कॉलेजेस बनाए बच्चों के, बच्चियों के। और वो लेकिन ये कर्ज लेकर आप किसी भी कॉलेज में जा सकते हैं? नहीं, ये हम अपने, ये आपके अपने जो कॉलेज और आपके अपनी जो उसकी भी एक वजह वो इसलिए कि हम कहते हैं कि भाई उन बच्चों को दूसरे कॉलेजेस में शायद सिर्फ इल्म दिया जाता है, लेकिन हमारे कॉलेज में इल्म के साथ साथ तरबियत भी है। अच्छा। उनको, क्योंकि ये रेजिडेंशियल हमने इंस्टीट्यूशन बनाया। इसमें ज़रूरतमंद तलबा जो हैं वो किस तरह से जी देखिए, हमने तक पहुँचे, ये एक कौमी, किस तरह से हमने इसको एक कौमी अदारा बनाया। 15% बच्चे हर सूबे से आते हैं। अच्छा। इसीलिए हमने इसको रेजिडेंशियल रखा है। अच्छा। तो वहीं पर रहते हैं। ये टोटल बोर्डिंग स्कूल, बोर्डिंग कॉलेज है, बोर्डिंग यूनिवर्सिटी बनेगी। अच्छा। और उसमें हर सूबे से बच्चे आते हैं और फिर उनकी सिलेक्शन का एक मेयार है, मिनिमम एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके मुताबिक हम चारों सूबों के बड़े बड़े शहरों में जाकर एग्ज़ाम्स लेते हैं। अच्छा। एक तो वो पहले अपने एग्ज़ाम में उनके कितने मार्क्स होते हैं वो एक कट ऑफ एक क्राइटेरियन है। उसके बाद हम फिर ख़ुद भी इम्तिहान लेते हैं, फिर वालिदैन से मिलते हैं, फिर उस बच्चे की पूरी जिस तरीके से एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल उसकी जो है असेसमेंट होती है। और उनकी जो है जब वो तालीम हासिल कर रहे हों तो फ़ीस की बजाय वो कर्ज़ हसना होगा। मतलब उनका हम ना फीस लेते हैं, खाना पीना पहनना एवरीथिंग। जिस तरह मैं अपने बच्चे को पढ़ाता हूँ तो मैं इस उम्मीद में पढ़ाता हूँ ना कि जब 10-20 साल बाद मुझे पे बैक करेगा, मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। तो हम कहते हैं कि सोसाइटी ने इन बच्चों को अपना बच्चा समझा है। नाउ वी आर इन्वेस्टिंग ऑन देम, जैसे आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हम इनके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा। और जब ये पढ़ लिख के प्रोफेशनल्स बन जाएंगे, कोई वकील बनेगा,
कोई फौज में जाएगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, तो जिस जिस शोबा हाय हयात में होंगे दे विल स्टार्ट रीपेइंग। और डॉक्टर ये भी फरमाइएगा, आप आईटी के हवाले से भी आपका बड़ा फोकस जी है। अब हमने देखें इस वक्त मुल्क हमारा जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ना, उसका एक हल ये है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। अब आईटी के शोबा में आप जानते हैं कि लेस दैन $4 बिलियन हम कमाते हैं। ठीक, हमारा एक हमसाया मुल्क $400 बिलियन कमाता है। हमारा जो मुहतात अंदाजे के मुताबिक पोटेंशियल है वो 100 बिलियन। तो ये वो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। हमारे बच्चे इतने ज़हीन हैं, अगर हम उन्हें थोड़ी सी स्किल्स दे दें तो वो आईटी के शोबा से मुंसलिक हो जाएं, तो वो ये आम तौर पर ये कहा जाता है कि 25,000 बच्चों को अगर आप आईटी के शोबा से मुंसलिक कर दें ना, तो वो $1 बिलियन कमा सकते हैं। ठीक, तो अब हमने कहा कि अपनी इन इंस्टीट्यूशंस में स्पेशली आईटी रिलेटेड जी, वो हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं जो मार्केट की साथ रेलेवेंस रखती हैं। यानी मार्केट में उनको ज़रूरत है, इंटरनेशनली उनको ज़रूरत है। तो ये भी हम अपने इंस्टीट्यूशन में रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। अभी हमने रखा है उसमें डेरा बुगती से, योब से, यहाँ से भी जो वो बच्चे आते हैं वो रहते हैं, और वो 6 मंथ्स का बड़ा एक एक्सटेंसिव ट्रेनिंग कोर्स होता है। देखिए आईटी का एक ऐसा शोबा है जिसमें डिग्री से ज़्यादा स्किल सेट की ज़रूरत होती है। तो अगर आप उसको स्किल सेट दे दें तो कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हारे पास डिग्री है या नहीं है। बिल्कुल। तो ये हमारा फोकस है कि हम अगले 1 से 2 सालों में 25,000 बच्चे ऐसे पैदा करें जो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो जाएं, अपनी गुर्बत भी ख़त्म करें, और फिर एक नेशनल एसेट के तौर पर उभरें कि वो लोग फिर इस तरीके से हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज का बायस। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारी उम्मीदें, दुआएं, नेकाएं आपके साथ हैं। इसी तरह से आप भी काम करते रहें। लेकिन आपने एक बच्चे को स्पॉन्सर करना है। इदारा भी जो है वो काम करते हैं यकीनन। बिल्कुल, इसमें हम जब जब मौका मिला आपके साथ इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अमजद साकिब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इतने, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।